तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव जूम सेशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्यव्रत बैंक के इंटरनल सेशंस के रूप में। और आज हम लोग जानेंगे कि इंटरनल सेशंस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। जैसा कि आप अभी ट्रेंड देख रहे हैं एग्जामिनेशन का, अगर पिछले 1 साल या 2 साल को देख लें तो पिछले 2 साल में जो ट्रेंड है वो ये है कि मैनेजमेंट चाहती है कि अगर कोई कर्मचारी अधिकारी प्रमोशन लेना चाहते हैं तो उनको इंटरनल सर्कुलर्स आने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है इंटरनल सर्कुलर से पूछे जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में ये शुरुआत है आर्यव्रत बैंक के आज पहले इंटरनल क्लास की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से, आशावादी तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी में जुट गए होंगे। साथियों, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत ही प्रसन्न भरा रहा और खुशियों भरा रहा। हमारे बड़ौदा यूपी बैंक के साथियों का प्रमोशन का जो फाइनल रिजल्ट है इंटरव्यू के बाद वो आया और बहुत सारे साथी जो हैं पास हुए, उसमें सफलता को हासिल किए। तो उन साथियों को बहुत बहुत बधाई। बबलू यादव जी नमस्कार कर रहे हैं। बबलू यादव जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आज आपका प्रमोशन जो है रिजल्ट आया 8 बजे और मैं तो कॉल भी उठा नहीं पाया हूँ। लगभग 40-50 कॉल तो ये दिख रहा है, मतलब 40 साथी तो हमारे साथ पढ़ के हुए होंगे। बबलू यादव जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? सबसे जी सर, पहले बिल्कुल सर। नमस्कार सबको। बहुत 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 बधाई अच्छा हो आप। लगा सर, बहुत खुशी हो रही है। आपके साथ सर जुड़ना मेरा सफल हो गया। और मैं लाइफ टाइम का तो कोर्स मेंबरशिप ले ही लिया हूँ। और लगातार मतलब आपसे जुड़ा भी रहूंगा सर। क्या बहुत अच्छा लगा सर, बहुत खुशी हुई। आपकी सफलता की क्या अच्छी स्ट्रेटजी रही जिससे कि आप ये आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुझे बहुत जो है कॉन्फिडेंस था। तो आप फोन में भी आप बता रहे थे अभी। जी जी सर। सबसे बड़ी चीज है सर कि आपका कोई भी क्लास जब से हम शुरू किए, कभी मिस नहीं किए, चाहे वो किसी भी मतलब बैंक के लिए हो। स्पेशली जैसे होता है कि ये उत्तर बिहार चल रहा है, मध्य बिहार चल रहा है, बड़ौदा यूपी है, तो मैं इसमें कभी भी जो है भेदभाव नहीं किया। सारे क्लास को मैं अटेंड किया और जो मुझे अच्छा लगा उसका नोट्स भी बनाया सर। मेरा 2 कॉपी भर चुका है क्या नोट्स बात। बना के। जी। और तो सबको रेगुलर जो है उसको देखते रहता था। पेपर के एक दिन पहले जो है रात में जो नाइट में क्लास हुआ था एक, तो उसमें भी सर बहुत मतलब कि जो भी जरूरी चीज थी उसी से जो है संबंधित चीज आपने सबको बताए। तो उसका भी सर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा वो पेपर। तो जिस दिन गया था मेरा, उसी दिन मतलब हम तो सर 10-15 क्वेश्चन बनाए थे। बहुत इतना खुशी हो गया हमको कि सब बने जा रहा है, बने जा रहा है। हम मतलब इतना खुश हो गए कि खुश होने का परिणाम ये रहा कि 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ, उस पे मैं टाइम नहीं दे पाया। मतलब समय मेरे पास पर्याप्त है, ओके लेकिन ओके। मैं उसको जो है टाइम नहीं दे पाया। यदि मैं उसको 1-2 बार और पढ़ लेता तो उस क्वेश्चन का भी मैं सही जवाब टिक करता। जो कुछ भी आपने पढ़ाया था सर, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं था, सब उसी से था। इंटरव्यू भी मेरा बढ़िया रहा, इसलिए कि हम जैसे ही गए तो हमारे बैंक का जो टारगेट था इंटरव्यू में, मतलब इसका कब हुआ जे था जे बी वाई इंटरव्यू एस बी वाई। बबलू जी, इंटरव्यू कब सर इंटरव्यू मेरा हुआ था? 22 तारीख, 22 को था सर। 22 को। और लास्ट इंटरव्यू कब जी। हुआ? आज ही हुआ? लास्ट इंटरव्यू आज ही था। अच्छा, आज अमित राय ही जी था। का आज था। ओके ओके। जी। तो तो 22 तारीख को हुआ। उसमें सर हमसे जो है ये टारगेट पूछा गया इस फाइनेंशियल ईयर पे, ये सामाजिक सुरक्षा का। तो मतलब टारगेट हम बता दिए क्या टारगेट है। अब मेरी ब्रांच कितना किया था वो मेरे पास था बैकअप, लेकिन कहीं लैप्स हो गया था तो हम उसको सही से नहीं मतलब अ, जो भी था, जो भी रैंक था मेरे ब्रांच का वो मैं नहीं बता पाया। लेकिन हमने कहा कि सर
हमारे यहाँ अच्छा हो रहा है, सारे सीएसपी सब कर रहे हैं, हम लोग बढ़िया से मोटिवेट कर लेते हैं उन लोगों को। तो चेयरमैन साहब बोले कि गोल गोल बोल रहे हो। तो हम कहे सर ऐसा नहीं है, गोल गोल नहीं बोल रहे हैं। पिछली बार जो है क्लोजिंग के बाद जो है एक आरएम साहब मीटिंग अरेंज किए थे, सेमिनार, तो उसमें जो है मुझे एसबीवाई के लिए सम्मानित भी किया गया था, प्रशस्ति पत्र देख के। अच्छा। तो ये। सर हम्म। हिला रहे थे। हम्म। उसके बाद के और क्या किए हो? हम के सर एनपीए रिडक्शन में मेरा योगदान बहुत ही शानदार रहा है ब्रांच में। इस क्लोजिंग पे 11 करोड़ 78 लाख था सर मेरे ब्रांच का एनपीए। अच्छा। 50 करोड़ की ब्रांच है जिसमें 50-50% डिपॉजिट एडवांस है। तो 11 करोड़ 78 लाख था एनपीए। उसको हम लोगों ने कम करके, उस दिन जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन 10-16 तक था, अभी तो 10 पे आ गया है, नीचे भी आ गया है। बहुत बढ़िया। तो कहा कि इसमें तुम क्या किए हो, तुम कितना कम किए हो? हम के सर हम 60 से 70 लाख कम किए हैं। अच्छा। हाँ। तो बोले कि सही बोल रहे हो? हम के जी सर सही बोल रहे हैं। हम्म। तो तुम्हारे मैनेजर साहब से हम पूछेंगे, जरा पता करवाइएगा इनके मैनेजर साहब से। अच्छा, तो वही हम के सर इंटरव्यू बिल्कुल। पैनल में जी। ही, पैनल में ही बोल दिया वैसे। हाँ हम्म। हाँ, पैनल में ही कि ठीक है, आप जरा पता करवाइएगा। मतलब उसी में 3-4 लोग थे, तो किसी एक को उन्होंने कहा कि जरा इसके बारे में इनके ब्रांच मैनेजर से पता करिएगा कि सही बोल रहा है कि नहीं। फिर आगे भी सवाल जवाब हुआ कि काहे आपका काहे डिपॉजिट कम हो रहा है। तो हम कहे सर हमारे यहाँ गन्ने का बेल्ट है, किसानों की मिल जब चालू होती है पर्ची का पैसा आता है, तो फिर हमारे यहाँ 2-3 करोड़ डिपॉजिट तो ऐसे बढ़ जाएगा। और मतलब ये कहा कि लोन वोन नहीं हो रहा है, अति रिकवरी, मतलब इतना ज्यादा एनपीए है, ऐसे में तो ब्रांच बंद हो जाएगी। हम के सर बंद तो नहीं होगी। पिछली बार जो है जैसे हमारे यहाँ लॉस हो गया था सर 95 लाख का, उसके बाद इस बार फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे 22 लाख का प्रॉफिट था। अभी हमारी ब्रांच जो है 72 लाख के प्रॉफिट में है। तो हमने ये चीज वहां बताया। हम्म। तो फिर जो है उन्होंने कहा कि तो रिकवरी में क्या मतलब कर रहे हो? हम के सर अभी थोड़ी सी दिक्कत है, लोग चुनाव घोषणा का इंतजार कर रहे हैं कि यदि उसमें माफी उफी आएगा, इसीलिए लोग थोड़ा सा जाने के बाद जो है मतलब आनाकानी करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो समझते हैं तो वो लोग मतलब सहयोग करते हैं, जिससे रिकवरी आती है। ये ओ। सर चुनाव की घोषणा यदि हो जाएगी, चुनाव बीत जाने के बाद, तब सभी लोग जान जाएंगे कि अब कुछ होना जाना है नहीं। तो रिकवरी भी हमारी अच्छी आएगी और एनपीए हमारा मतलब 2-3 करोड़ के आसपास जो है साल भर में कम हो जाएगा सर, इतना मैं उम्मीद रख के चलता हूँ। ऐसे हम सभी लोग जो है स्टाफ एक साथ मिल के मतलब मेहनत करते हैं। ब्रांच पे सभी स्टाफ अच्छे हैं, इस तरह से बोल के उसके बाद ठीक है जाओ। 10 मिनट चला था सर मेरा इंटरव्यू। इंटरव्यू 10 मिनट चला। हाँ 10 मिनट चला, 10 से पलसे में ऐसे 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट चल रहा था, मेरा 10 मिनट चला था। उसके अच्छा। बाद जैसे ही हम वहां से निकले, भोजन का व्यवस्था था, भोजन किए। अब मैनेजर साहब को लगा दिए फोन की सर ऐसे ऐसे बोल के आए हैं, देख लीजिएगा। मैनेजर साहब मेरे बहुत अच्छे, हम लोगों का ऐसे भी पर्सनली भी बहुत अच्छा है। काम भी तो करते ही हैं, ऐसा थोड़े। हम्म। तो जैसे वहां से 2-3 घंटा बीत गया होगा, हम रास्ते में आ रहे थे गाड़ी से, तो हमको फोन आया मैनेजर साहब का कि हम्म। ऐसा है, हम्म। वहां से बताइए, फोन आ रहा था हमसे, मतलब आपके बारे में पूछा जा रहा था कि वो लड़का जो है मतलब एनपीएम कह दिया कि इतना हम कम किए हैं, तो सही बोल रहा है? तो मैनेजर साहब भी सकारात्मक जवाब दिए कि हाँ सर उनका योगदान अच्छा रहा है। मतलब डेफिनेटली तो नहीं कह सकते हैं कि 60 से 70 लाख कम किया है कि नहीं, लेकिन हाँ जब भी जो भी काम देते हैं कभी मना नहीं करता है। एनपीए रिकवरी में भी योगदान उनका अच्छा रहा है सर, यही। उसी दिन मैनेजर साहब हमसे कह दिए था ब्रांच से मत आइए उधरे, अब घूमिए मौज मस्ती करिए।
ओके। तो ये जी सर। सभी साथी जो हैं दिल से आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। कड़ी जी मेहनत सर। के बाद, बड़ी लगन के साथ आपकी तैयारी के बाद ये शुभ घड़ी आई। जी जी आपको सर। मिली सफलता के लिए आपको ढेर सारी बधाई। अब हम आपसे बोलेंगे कि आप खिलाइए हमारे सभी साथियों को मिठाई। वाह वाह जी वाह। सर, बिल्कुल खिलाएंगे सर। बिल्कुल खिलाएंगे। क्योंकि उसमें। आपके इस सफलता से जी। ये सभी साथियों के चेहरे पर कैसे रोशनी चमकाई, हम्म। चम सर चमक। निश्चित रूप से सबको सफलता मिलेगी। सीट क्या है नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके साथ यदि आदमी बस बस जितना आप पढ़ा रहे हैं उतने को यदि मेहनत से लोग पढ़ ले तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मेरा तो सर ऐसा मानना है। बहुत बढ़िया। तो बबलू जी, एक जी। अलग से डिटेल सेशन भी हम लोग छुट्टी के दिन करेंगे, जिसमें आप लोग वीडियो के जी सर। माध्यम से और भी साथी, क्योंकि बहुत सारे साथी आज खुशी मना रहे हैं, पार्टी वगैरह कर जी रहे जी हैं, परिवार जी। के साथ समय गुजार रहे हैं। तो हम लोग संडे को एक दिन वीडियो में स्ट्रेटजिक सेशन में बात करेंगे, अच्छा लगेगा। सफलता के सितारे, मेरे प्यारे दुलारे, बात करेंगे हम लोग कि कैसे आपको सफलता मिला। ठीक है। तो अभी जी एक चीज बस बता दीजिए कि 5 चीजें होती हैं: एक वीडियो लेक्चर, एक पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, और आपका जो रिकॉल क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, और एक होता है आपका इंटरनल सर्कुलर से रिलेटेड सेशंस है। तो सबसे ज्यादा आपको फायदा कौन से सेशन से हुआ? सर, मैं तो क्लास भी करता था, वीडियो लेक्चर भी सुनता था, उसके बाद जो है रिकॉल क्वेश्चन ये है। और आपके जो क्वेश्चन मतलब जो भी है पीडीएफ में, बैंकिंग ज्ञान केंद्र के साइट पे, तो वो भी मैं सर रिकॉल क्वेश्चन और ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन इंडिविजुअली जो भी था, जैसे पीएसएल हो गया कोई भी चैप्टर से, मैं सबको सर देखता था। ओके। और सर्कुलर का बाद में हमारे बैंक के द्वारा जो सीनियर लोग थे उनके द्वारा जो है उस पे क्वेश्चन बनाया गया था, तो उसको भी हम पढ़े थे। बहुत बढ़िया। ये जो आज हम लोग स्टडी करेंगे आर्यव्रत बैंक के लिए, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है बिजनेस फिगर, ये कितना इंपॉर्टेंट है रिटर्न एग्जाम के लिए? ये सेशन कितने सवाल आ जाते हैं? इससे सर 2-3 क्वेश्चन सर, 2-3 क्वेश्चन इससे आते हैं। जी, चलिए। हमारे में तो सर वो पूछा गया था एक सीडी रेशियो, सीडी रेशियो। वो भी 22-23 का पूछा गया था। ओके। हाँ, मतलब आपका चूंकि एग्जामिनेशन कब हुआ था, एग्जाम रिटर्न एग्जाम कब हुआ था आपका? जून में था सर, 18 तारीख को। जून में था, तो आपको 2022 का पूछा गया है ना? जी 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 सर। लेकिन अभी जो है नेक्स्ट मंथ जो एग्जामिनेशन होगा वो हमारे साथियों को पूछा जाएगा। जी, वो उसमें 23 से ही आएगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप हमारे जो है सफलता के सितारे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए, और ऐसे ही लगातार सीखते रहिए, क्योंकि चुनौतियां हैं तो अवसर भी हैं, साथ में हमें स्किल, सफलता के लिए अनुभव और कड़ी मेहनत की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। और अभी अधिकारी बन गए हैं तो और एक तो तीसरी नज़र चाहिए, जिसको बोलते हैं एटीट्यूड चाहिए, और आपको निर्णय लेने की शक्ति में अपनी बढ़ोतरी करनी है, क्योंकि अब डिसीजन लेना है, सुपरवाइजरी करना है, डिसीजन लेना है, बिजनेस बढ़ाना है और अनुपालन करना है। तो उसके लिए भी कला कौशल सीखने की ज़रूरत है, ताकि आप जब घर आओ बैंक बंद करने के बाद, तो आप स्माइल के साथ, आप जो है खुशी के साथ अपने परिवार के साथ समय बिता पाओ। उसके लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है बबलू जी। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप साथ में बने रहेंगे, सीखते रहिए, जीतते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का असली इम्तहान बाकी है। ये तो एक महज पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो सफलता की पूरी किताब बाकी है। तो आपको जो है आगे आने वाले समय में और कुछ भी सीखने मिलेगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी सर, धन्यवाद। ओके। और आप अगर बढ़िया यहाँ रहना चाहते हैं तो रह जाइए, नहीं तो फिर परिवार के साथ खुशी मनाइए। पूरे परिवार के लिए आपने गौरव बढ़ाया है, हमारा भी गौरव बढ़ाया है। वैसे बहुत सारे साथी और भी बात करेंगे, संडे वगैरह को हम लोग सेशन कर लेंगे। आज के जी सेशन में हम सर, नेक्स्ट क्लास से हम जुड़ेंगे। बिल्कुल आज बिल्कुल। थोड़ा। है ना? जी। ओके ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साथियों के। बधाई स्वीकार करिए, और बिल्कुल घर में परिवार में सभी को मिठाई खिलाइए। ठीक है। ओके। ठीक सर, नमस्ते सर।
नमस्ते जी। अभी बहुत लोगों का व्हाट्सअप मैसेज आ रहा है, सभी लोग प्रमोट हुए हैं। अभी किसी दिन हम संडे को सबको लेंगे। चलिए, तो आप सभी साथियों को जो है मैं ये बताना चाहूँगा, इंटरनल सर्कुलर्स में ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनमें से शुरुआत हम बिजनेस फिगर की बात करते हैं। और बिजनेस फिगर में कुछ गिने चुने चीज़ों को हमको देखना होता है, और ये अपेक्षा रहती है प्रमोशन एग्जाम्स के देते समय मैनेजमेंट की या आईबीपीएस की जो क्वेश्चन तैयार करते हैं, कि जो अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन एग्जाम में भाग ले रहे हैं उन्हें अपने बैंक के बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। अब चूंकि 31 मार्च 2023 का आपका बिजनेस का ऑडिट हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, तो हमें 31 मार्च 2023 का जो बिजनेस फिगर है वो पूरी तरह से कंठस्थ याद होनी चाहिए। प्रमोशन एग्जाम तक तो याद होना ही चाहिए। उसके बाद अगर भूल जाएं तो चलेगा, लेकिन प्रमोशन एग्जाम तक आपको याद होना चाहिए। तो आइए आपको लिए चलता हूँ आर्यव्रत बैंक के बिजनेस फिगर के सफर में। जब हम बिजनेस फिगर की बात करते हैं तो थोड़ा बैंक को भी जानने की कोशिश करेंगे। आर्यव्रत बैंक, आर्यव्रत बैंक जो है अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 2019 को। यहाँ पर आप देखिएगा 19-20 में जो मर्जर किया गया, एक एक स्टेट में बैंकों को मिलाया गया, उसी कड़ी में आर्यव्रत बैंक जो है 1 अप्रैल 2019 को ग्रामीणा बैंक ऑफ आर्यव्रत, इलाहाबाद यूपी ग्रामीणा बैंक को अमलगमेट करके आर्यव्रत बैंक बनाया गया। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला 25 जनवरी 2019 को, 1 अप्रैल 2019 से अमेलगमेशन हो गया। अब इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न जो प्रमोशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कि जब भी आरआरबीज के स्ट्रक्चर में शेयर होल्डिंग होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50%, और स्पॉन्सर बैंक का जो शेयर होता है वो होता है 35%, जो आपका स्पॉन्सर बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। और स्टेट गवर्नमेंट का जो स्पॉन्सर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो होता है शेयर 15%। तो 50% होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल शेयरिंग, फिर होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का 15%, और फिर होता है आपका स्पॉन्सर बैंक जो बैंक ऑफ इंडिया है, वो उसका होता है 35%। तो ये आपकी जानकारी के लिए, इनमें से ये शेयर होल्डिंग पैटर्न पॉपुलर सीरीज का है, ये सवाल पूछा जाता है। अगला है आपका जो इम्पोर्टेंट है, वो है कितने जिलों में आपके बैंक सेवाएं प्रदान करता है। बैंक जो है कितने जिलों में आपकी सेवाएं प्रदान करता है, वो है बैंक ऑपरेट्स इन 26 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। वाह, उत्तर प्रदेश! ये देखिए, हैं इधर मैंने थोड़ा सा अच्छा वाला ऑफिस लगा दिया आपके पीछे, ताकि आप लोग जब ब्रांच मैनेजर बनो तो बढ़िया अपने ऑफिस को साफ सुथरा और बढ़िया तरीके से रखें, एकदम बढ़िया, है ना। तो क्योंकि हम लोग जो है सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है कि पब्लिक आते हैं, उनको जो है एम्बियंस अच्छा होना चाहिए। आज आप देखे होंगे ईज गाइडलाइन में जो नया ईज गाइडलाइन है उसमें एम्बियंस और एचआर को ऐड किया गया है, और उसको महत्व दिया गया है। मतलब एम्बियंस अच्छा हो, डिजिटल तो पहला ही है उसका, डिजिटल सर्विसेज और ऑन लैंडिंग, डिजिटल ऑन लैंडिंग, लेकिन अभी ऐड किया गया एम्बियंस को भी और एचआर एक्सेलेंस को भी। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए है कि बैंक ऑपरेट्स इन 26 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, 26 जिलों में सेवाएं प्रदान करते हैं आप। आपके ब्रांच का नेटवर्क है 1367, 1367। आपका हेड ऑफिस है नवाबों का शहर लखनऊ, है बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा। जब अभी आएंगे लखनऊ तो आप लोगों से मुलाकात होगी। और दिस ब्रांचेस आर मैनेज बाई, कितने लगभग आपके एम्प्लॉयज़ हैं? 7,000 से ज़्यादा हैं। एग्जैक्ट अगर किसी साथी को पता होगा एम्प्लॉय आपके कितने हैं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि उस जो बैलेंस शीट मेरे पास आया था उसमें ये जिक्र नहीं था। तो वैसे टोटल एम्प्लॉय ऐसे पूछे जाने की संभावना कम रहती है, लेकिन टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं सर्विसेज आपके बैंकिंग सर्विसेज, वो जरूर पूछता है। तो हमारे दीपक जी जुड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं 7,300 एम्प्लॉई हैं, तो 7,000 याद रखेंगे। और ये हालांकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल कम ही संभावना है, लेकिन ये जरूर पूछ लेता है कि कितने जिलों में सेवाएं देते हैं, तो 26 जिलों में। ये जरूर पूछ लेता है कितने रीजनल ऑफिस हैं। एक अभी बैंक में पूछा गया कितने रीजनल ऑफिस हैं, तो 22 रीजनल ऑफिस जो कंट्रोल करती हैं ब्रांचेस को, 1367 ब्रांचेस को। हेड ऑफिस है आपका लखनऊ में, एक हेड ऑफिस, 22 रीजनल ऑफिस, 26 जिलों में,
बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हुए 7,391 जो अधिकारी कर्मचारियों के साथ आपका आर्यव्रत बैंक शानदार तरीके से 58,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करता है। वाह, तालियों से अभिनंदन कर दीजिए भैया, वाह, है ना। तो ये आपको क्या हुआ कि 26 जिलों में 1,367 शाखाओं के माध्यम से एक हेड ऑफिस लखनऊ और 22 रीजनल ऑफिस में 7,391 स्टाफ मिलकर 58,000 से भी ज्यादा का कारोबार करते हैं। 58,154 करोड़ का कारोबार करते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की समाप्ति पर। वार्षिक लेखाबंदी 31 मार्च 2023 को आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। 58,154 करोड़ का कारोबार आपका है। आप गौरवान्वित महसूस करेंगे कि इतना बड़ा कारोबार आप करते हैं। और उस 58,000 करोड़ में से 34,000 करोड़ जो है डिपॉजिट है, 24,000 करोड़ जो है एडवांसेस है। ये ठीक रहेगा दीपक जी, याद रखने के लिए, है ना। याद रखने के लिए 58,000 करोड़ हमारा बिजनेस है, जिसमें से 34,000 करोड़ जो है डिपॉजिट है, 24,000 करोड़ जो है एडवांसेस है। और एग्जैक्टली हम आगे भी स्लाइड में देखेंगे। लेकिन एक याद रखने के लिए कि मैं जिस बैंक में काम करता हूँ उस बैंक का नाम है आर्यव्रत बैंक। इसका जो आर्यव्रत बैंक का नामकरण किया गया था, इसका एग्जिस्टेंस अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 2019 को। और ये दो आरआरबीज को मिलाकर जो है अमलगमेशन किया गया। और उसके बाद इसका हेड ऑफिस लखनऊ और इसमें 22 रीजनल ऑफिस, 1,367 शाखाओं के माध्यम से 7,391 जो है वो आपके, वो जो एडवांसेस वरुण जी, जो अनऑडिट जो ऑडिटेड है ना, वो स्टैंड अलोन है वो एडवांसेस। जब वो फाइनल बिजनेस में लेते हैं ना, स्टैंड अलोन है वो, है ना एडवांसेस। तो आपको एडवांसेस 24,000 है और आपका डिपॉजिट जो है वो आपका 34,000 है। तो आपको याद रखना है 58,000 करोड़ का बिजनेस और 58,000 करोड़ में से 34,000 करोड़ डिपॉजिट और 24,000 करोड़ एडवांसेस। अब इसमें होता है कि जब भी बिजनेस की बात करते हैं तो जितना जमा पूंजी हमारे पास है और जितना जो है आपका एडवांसेस है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल बिजनेस होता है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट चीजें जो यहाँ पर एग्जैक्टली फिगर अगर याद रखना है आपको, तो टोटल बिजनेस आप आर्यव्रत बैंक देखेंगे तो डिपॉजिट 33,689 करोड़ और एडवांसेस जो है आपका 24,000। ये देखो हमारे दीपक जी कुछ भेज रहे हैं कि डिपॉजिट जो 33,689 करोड़ है और आपका एडवांसेस है 24,465 करोड़। तो ये आपने जो आपका बैंक का जो आर्यव्रत बैंक का 3 अक्टूबर 2023 को इन्होंने सर्कुलर जारी किया है आपके परफॉर्मेंस जो अभी सितंबर वाला, तो वो वाला आप थोड़ा देख लीजिएगा, जिसमें 33,689 करोड़, ये आपको मार्च का ही याद रखना है, सितंबर का याद नहीं रखना है। प्रमोशन एग्जाम में मार्च का पूछा जाता है आरआरबीज में। तो अभी तो याद हो गया होगा 58,000 करोड़ का कारोबार, मतलब आपके बैंक का एक हेड ऑफिस लखनऊ, 22 रीजनल ऑफिस, 26 जिलों में 1,367 शाखाओं के माध्यम से 7,391 एम्प्लॉय मिलकर 58,154 करोड़ का कारोबार करते हैं, जिसमें 33,689 करोड़ डिपॉजिट है, 24,465 करोड़ एडवांसेस है। अब यहाँ पर अगर हम जो है कासा परसेंटेज की बात करते हैं, तो कासा परसेंटेज भी आपका बहुत अच्छा है, उसको भी पढ़ेंगे जैसे कि हमारे दीपक जी यहाँ भेज रहे हैं। बट स्क्रीन पर देखिए कैपिटल, क्योंकि जो जो चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं उनको मैं यहाँ पर लेने की कोशिश किया हूँ। तो कैपिटल जो है कई बार सीधे पूछा जाता है बैंक का कैपिटल कितना था 31 मार्च 2023 को, तो बैंक का कैपिटल है 407.31 करोड़, मतलब बैंक की जो पूंजी होती है। अब कैपिटल क्या होता है, कोई भी बिजनेस रन करने के लिए पूंजी रखी जाती है। और कैपिटल किसको बोलते हैं, उस चीजों उस बैंक को चलाने के लिए जो मालिकों के द्वारा पैसा दिया गया है उसको पूंजी कहते हैं। तो मालिक कौन कौन है, ये देखिए तीन यहाँ पर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपका स्पॉन्सरशिप बैंक। तो ये इनकी जो पूंजी होती है ये कैपिटल कहलाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50%, स्पॉन्सर बैंक का 35%, स्टेट गवर्नमेंट का 15%। तो कैपिटल सीधे पूछा जाता है कि कैपिटल कितना है, तो कैपिटल याद रखिए 407.31 करोड़। दो चीजें होती हैं बिजनेस में, आप 58,000 करोड़
तो याद रखने के लिए कितना अच्छा, 58,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं, जिनमें 34,000 करोड़ डिपॉजिट है, 24,000 करोड़ एडवांस। वाह, क्या जबरदस्त है। अगर हम इसको सीडी रेशियो में देखेंगे, तो सीडी रेशियो में 24,465 करोड़ आपका एडवांसेस है, और जो डिपॉजिट है वो 33,689। तो सीडी रेशियो आपका हो जाएगा कितना, 72.62%। वाह, कैसा है दीपक जी, जरा माइक ऑन करके बताइए आपका सीडी रेशियो कितना हो गया। हम्म, दीपक जी हैं, चले गए। 72.62% का सीडी रेशियो, इसको कैसा माना जाएगा, बहुत अच्छा माना जाएगा, बशर्ते आपका एनपीए लेवल कम हो। 70% को बहुत अच्छा माना जाता है, 70 से ऊपर है तो। वैसे 60-40 का रेशियो होना चाहिए सीडी रेशियो। सीडी रेशियो क्या होता है, क्रेडिट डिवाइडेड बाय डिपॉजिट। हमारा काम क्या है, लोगों से जमा स्वीकार करना और उसी पैसा को लोन देना, यही मुख्य काम है। तो उसको आप कितना कर पा रहे हो, यही सीडी रेशियो दिखाता है। तो यहाँ पर कैपिटल याद रखिए, पूछता है 407.31, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्पॉन्सरशिप 35%, स्टेट गवर्नमेंट 15%। अब बात आती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी है जो पैदा हो भी सकती है, पैदा नहीं भी हो सकती है। बैंकें दो तरह के लोन प्रोवाइड कराते हैं, एक फंड बेस्ड लोन करते हैं जिसमें पैसा दे देते हैं, और दूसरा जो है वो नॉन फंड बेस जो है, नॉन फंड बेस लोन प्रोवाइड करते हैं। नॉन फंड बेस का मतलब है कि मान लीजिए आपके प्रवेश पाल जी आपके बैंक में आ गए, बोले साहब मेरे को ना एक बड़ा सौदा मिला है। वो सौदा ऐसा है कि मेरा सामान कोई खरीद रहा है ना, मतलब मैं कहीं से सामान खरीद रहा हूँ, बट वो सामान नहीं दे रहा है, उसको एक गारंटी चाहिए, और मैं उसको पैसा नहीं देना चाह रहा हूँ। ठीक है प्रवेश जी, आप क्या है, परचेजर हैं, आप खरीदार हैं, है ना। तो आप खरीदार हैं, लेकिन जो इस बंदे के साथ आप मशीन खरीद रहे हैं या कोई सामान खरीद रहे हैं, आप उसको पैसा पहले देना नहीं चाहते। वो है कि मेरे घर आंगन में वो सामान आ जाए, वो सामान आ जाए, मैं देख लूं, फिर मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ मेरे आंगन में वो सामान आ जाए, मेरे गैरेज में आ जाए, तो मैं वो पैसा दे दूंगा। लेकिन उस बीच का जो विश्वास जताने के लिए वो सेलर को कोई चीज चाहिए कागज में, कि भाई आप ना सामान पहुंचा दो प्रवेश पाल जी के आंगन में, मोटे आदमी है, पैसा दे देंगे, और अगर वो नहीं देंगे तो मेरे द्वारा जाना, मैं पैसा दूंगा। इसको बोलते हैं गारंटी। बैंक जो है एश्योरेंस देता है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कि आप उनके साथ डीलिंग कर लीजिए, और डीलिंग करने के बाद आप जो भी सौदा आपका किया गया है वो पैसा देंगे, और नहीं देंगे तो मैं दूंगा। इसको बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। मान लीजिए उनके आंगन पे सामान पहुंच गया और हमारे प्रवेश पाल जी पैसा दे दिए, तो कोई बात नहीं, बढ़िया हो गया, हमने कमीशन लिया था, प्रोसेसिंग चार्ज लिया था, हमारा पैसा दिए नहीं। लेकिन अगर उन्होंने पैसा देने से इनकार किया, टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल थी, तो ये इन्वोक कर सकता है सेलर। सेलर को कहीं नुकसान नहीं, सेलर बैंक को आएगा, भैया आपके वादे पर, आपके गारंटी पर हमने उनको सामान दिया, अब वो पैसा नहीं दे रहा, आप दीजिए, तो हमको वो पैसा देना है। तो ये है कंटिजेंट लायबिलिटी, कि बैंक की इतनी लायबिलिटी इन्होंने गारंटी इशू करी है, 237.99 करोड़। ये सीधे सीधे पूछा जाता है कि व्हाट वाज द कंटिजेंट लायबिलिटी एज ऑन 31 मार्च 2023। तो 238 करोड़ याद रखिए, 237.99 करोड़ याद रखिए। आपका एडवांसेस कितना है, 24,465। ये क्या है, कंटिजेंट लाइबिलिटी है 238.99, जिसको क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर कहते हैं ना। तो ये कैसा है, अभी ये ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है, क्योंकि हमने पैसा नहीं दिया है, वादा किया है। जब पैसा दे देंगे तो एडवांसेस में चला जाएगा, फंड बेस में। तो ये हमारा ऐसा है कि ये कंटिजेंट लाइबिलिटी है, आकस्मिक देता है, कभी भी पैदा हो सकती है। जैसे कि वरुण तिवारी जी लिखे हैं कि एलसीबीजी ये जो देते हैं, ये कंटिजेंट लायबिलिटी का हिस्सा है। चलिए, तो अब है कासा परसेंटेज। कासा परसेंटेज तो बहुत ही शानदार है आपका, है ना। आप सभी घर, ये ना घर जो बने हैं, सभी घर में जाके आपने खाता खोला है। खाता खोलने के बाद उनको जो है डीबीटी और ये सारी जो सेविंग अकाउंट्स की फैसिलिटी दी है, गवर्नमेंट के जो भी सब्सिडी रिलेटेड अमाउंट है उनमें आपको उनको फ़ायदा पहुंचाया है, लिंक कराया है। तो कासा परसेंटेज आपका है बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, ज़बरदस्त, शानदार, और जो भी शब्द बोलेंगे उसका जवाब नहीं, 71.95%। सोचिए एकदम मक्खन जैसा।
100 रुपये डिपॉजिट है तो उसमें से 72 रुपये आपके पास ऐसा है जिनमें खर्चा कम है, और 30 रुपये ऐसा है जिसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। तो 72 रुपये तो भैया मानना पड़ेगा भैया है। 72%, मतलब जैसे बोलते हैं ना, मार्कशीट आता है तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जो 70% से अच्छे रहे तो मेरिट में आते हैं, तो आपका कासा तो इंडस्ट्री से वह सुपर डुपर है। तो कासा परसेंटेज है 71.95। ठीक उसी तरह आपका ना सीडी रेशियो भी बहुत जबरदस्त है। सीडी रेशियो है 72.62। 72% सीडी रेशियो, ये भी बहुत बढ़िया है। वरुण जी, चाय पिलानी पड़ेगी आपको, कल कस्टमर्स को पिलाइए चाय, क्योंकि आप वो जो पैसा रखा है ना, वो पैसे में खर्चा कम है, लागत कम है, आप उसको लोन दे रहे हो उससे ज़्यादा रेट में। तो ये उनका सम्मान कर दीजिए कि सब ग्राहक आपके पास इतना कासा रखते हैं। कासा ज़्यादा होने से दो ही चीज़ें बात होती हैं, आपकी ग्राहक सेवा बहुत अच्छी है, और आपका जो है रीच बहुत अच्छा है लोगों तक, कि उनका खाते आपने खोला है 100%, तभी जाके लोग पैसा रखें। और कासा में बार बार बैंक आना पड़ता है, इसलिए ये ग्राहक सेवा को दिखाता है। और कासा में जो रखते हैं ना, कासा में अगर पैसा है तो बैंक को बहुत ज़्यादा फायदा है, बैंक को कॉस्ट कम पड़ता है, और उसी पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं हम लोग लोन के रूप में, तो उसमें हमको बेनिफिट ज़्यादा होता है, मार्जिन ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो इसीलिए प्रॉफिट आया तालियों के साथ। आप प्रॉफिट को याद रखिए, आपका नेट प्रॉफिट है 76.55 करोड़। सीधा सवाल पूछ लेता है कि आपका नेट प्रॉफिट मार्च 23 में कितना था, तो आप याद रखिए 76.55 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर पिछले साल की बात देखें तो लगभग 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो अभी इस बार कम है, 106 था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई साथी को याद आ रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दे। लेकिन इस बार प्रॉफिट थोड़ा कम आया, उसकी वजह होगी प्रोविजन आपका ज़्यादा किया है, आपने प्रोविजन ज़्यादा किया है, क्योंकि आपका देखिए एडवांसेस बहुत ज़्यादा है। 24,465 करोड़ का एडवांसेस है, तो उसमें प्रोविजन ज़्यादा किया होगा, इसीलिए नेट प्रॉफिट जो है आपका कम हुआ है, 76.55 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो इसमें से और कुछ चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है, जो आप लोग खुद अपने नोटबुक में बना लीजिएगा, जैसे प्रॉफिट पर एम्प्लॉय, बिजनेस पर ब्रांच, बिजनेस पर एम्प्लॉय, ये आप जरूर लिख लीजिएगा। और उसके लिए सिंपल क्या है, आपको अगर बिजनेस पर एम्प्लॉय करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। आपका बिजनेस है 58,154 करोड़। अब आपके एम्प्लॉय हैं 7,391 एम्प्लॉय हैं, तो आपका पर एम्प्लॉय बिजनेस कितना होगा, 8 करोड़ होगा, 7.87 करोड़। मतलब आप गर्व से कह सकते हैं कि मैं दीपक कुमार आर्यव्रत बैंक 8 करोड़ का बिजनेस करता हूँ। माँ अभी बैंक जाता हूँ तो मैं 8 करोड़ का बिजनेस करके आया हूँ। तो ये आप कह सकते हैं कि 8 करोड़ का कारोबार आप करते हैं, आप करोड़पति कारोबार बिजनेस करते हैं, एक एक एम्प्लॉय, है ना। फिर प्रॉफिट को भी ऐसे डिवाइड कर लीजिए, देखिए, है ना, 76.55 करोड़ है, तो इसको 7,391 से डिवाइड कर लीजिए, तो पर एम्प्लॉय प्रॉफिट आ जाएगा। और ठीक उसी तरह जो आपका बिजनेस है, बिजनेस है 58,154 करोड़। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। और आपकी ब्रांचेस हैं 1367 ब्रांच हैं, तो आपका पर ब्रांच बिजनेस तो बहुत ज़्यादा है, 43 करोड़ का कारोबार करते हैं, 42.54 करोड़ का कारोबार करते हैं। तो एक बार समराइज कर देते हैं आपके बैंक के बिजनेस फिगर को। आर्यव्रत बैंक, जिसका अमलगमेशन जो है, दो बैंकों के अमलगमेशन के बाद अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 2019 को। एक है इलाहाबाद यूपी जो ग्रामीण बैंक है, और आपका एक जो बैंक आया है, आपका कौन सा बैंक आया है, एक इलाहाबाद ग्रामीण बैंक का मर्जर हुआ, और दूसरा ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त। ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यव्रत का अमलगमेशन करके 1 अप्रैल 2019 को अस्तित्व में आया। और आज 26 जिलों में सेवाएं देते हुए 1367 शाखाओं के माध्यम से 22 रीजनल ऑफिस, एक हेड ऑफिस के नेतृत्व में आपके जो 7,391 जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सब मिलाकर 58,154 करोड़ का कारोबार करते हैं, जिसमें 34,000 करोड़ जो है डिपॉजिट है, 24,000 करोड़ जो है एडवांसेस है। आपका कासा परसेंटेज 72% है, आपका सीडी रेशियो 72% है, नेट प्रॉफिट 77 करोड़ है। और इसमें जो दो नई चीज़ें आप जरूर देख लीजिएगा, ग्रॉस एनपीए और आपका नेट एनपीए जरूर देख लीजिएगा।
और प्रोविजन कवरेज रेशियो देख लीजिएगा, और CRAR देख लीजिएगा, CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो अभी जैसे यहाँ पर हमारे साथी ने किसी ने भेजा है, नेट NPA है आपका मार्च में जो है 6.07%, मतलब इसको अच्छा माना जाएगा। नेट NPA 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका लगभग 6% है, 6.07% है। और आपका जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो जरा आप लोग लिख लीजिए, 34.17% है, 34.17% है, जिसको अच्छा नहीं माना जाएगा। ये प्रोविजन कवरेज रेशियो कम से कम जो है 70% होना चाहिए, लेकिन आपके बैंक का 34.17% है। वो इसलिए क्योंकि कैपिटल कम होने की वजह से हम प्रोविजन नहीं करते। और हो सकता है आपका ग्रॉस NPA बहुत ज़्यादा हो, और आपका ग्रॉस NPA बहुत ज़्यादा है, लगभग 10% के आसपास, वो है 8.93। तो ग्रॉस NPA 8.93, और आपका NPA जो लोन का पोर्टफोलियो भी थोड़ा काफ़ी बड़ा है। ग्रॉस NPA 8.93 है, नेट NPA जो है 6.07 है, और नेट प्रॉफिट जो है 76.55 करोड़ है, और प्रोविजन कवरेज रेशियो है 34.17%। तो ये आपका जो है टोटल जो है बिजनेस फिगर है, जिसको याद रखने की ज़रूरत है। अब इसको जो है आप एक और चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आज आर्यव्रत बैंक के लिए, वो है ग्रीवेंसेस रिडेशल मैकेनिज्म पॉलिसी ऑफ आर्यव्रत बैंक। तो जब भी हम इंटरनल सर्कुलर की बात करते हैं तो बिजनेस फिगर से, जैसे हमारे एक साथी ने बताया, 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक उसी तरह से ग्रीवेंसेस रिडेशल मैकेनिज्म से अगर देखेंगे, एक इंटरनल ग्रीवेंसेस रिडेशल मैकेनिज्म होता है और एक एक्सटर्नल ग्रीवेंसेस रिडेशल मैकेनिज्म होता है। एक्सटर्नल में जैसे बैंकिंग ओम्बुड्समैन आता है, PMO के आते हैं, CP ग्राम आते हैं, इन ग्राम आते हैं, फिर आपके कई कई जगह में CM हेल्पलाइन होते हैं, फिर कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, ये सारे एक्सटर्नल होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो जिक्र करेंगे वो है इंटरनल ग्रीवेंसेस रिड्यूशल मैकेनिज्म पॉलिसी ऑफ आर्यव्रत बैंक। जब भी हम बैंक में काम करते हैं, सेवा प्रदाता होने के नाते शिकायतें जो हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ग्राहकों के द्वारा सुझाई गई कोई बात, ग्राहकों के द्वारा उठाई गई कोई बात, उसको हम रिड्रेस करना होता है। ग्राहक हम हमारे पूंजी हैं, ग्राहक से हमारा पूरा व्यवसाय है। तो अगर ग्राहक ने कोई बात आपको रखी है तो उसको रिड्रेस करना होता है, मतलब उसको एड्रेस करना होता है, उसको रिप्लाई देना होता है, उसको बतानी होती है। तो इसी के लिए एक रोड मैप बनाया आपके बैंक ने, एक पॉलिसी बनाई जिसको बोलते हैं ग्रीवेंसेस रिडेशल। अगर हम इंडस्ट्री में स्वच्छ रूप से, स्वस्थ रूप से, ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस करने आए हैं, कंप्लायंस के साथ ग्राहकों का भरोसा बने, तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाया जिससे कि ग्राहकों के द्वारा अगर कोई बात उठाई गई तो उसको तय समय सीमा पर रिड्रेस किया जाए, जवाब दिया जाए, या अगर कोई उसकी शिकायत है तो उसका निराकरण किया जाए। ये पॉलिसी जो है बोर्ड बनाती है, हर साल इसका रिव्यू होता है। तो बैंक क्या करती है, इसके लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त करती है, ये जनरल मैनेजर के रैंक का होते हैं। ये सीधा सवाल ऐसे पूछा जाता है कि बैंक में एक नोडल ऑफिसर होता है ग्रीवेंसेस रिडेशल के लिए, और वो कौन से रैंक का होता है? तो वो होता है जनरल मैनेजर रैंक का। कौन से बैंक का होता है, तो कौन से रैंक का होता है? जनरल मैनेजर रैंक का। तो ठीक है। तो आप रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट देखो, यहाँ पर अभी हमारे दीपक जी हैं, बोल रहे हैं हमें यूं अकेला बैठ तनहा देखकर अकेला मत समझिए, हम अपने पीछे शिकायतों का काफिला लिए चलते हैं। आप बताइए, आप इतने लोगों से काम करते हैं तो शिकायत तो होंगे ना, किसी का काम नहीं हो पाया है, किसी का डिले हो गया, कुछ गलतियां हो गई तो शिकायत आती है। लेकिन उन शिकायतों को रिजॉल्व करना एक आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप उसको रिजॉल्व नहीं करते हैं, डिले करते हैं, तो कंपनसेशन का भी प्रावधान है लिटिगेशन पॉलिसी के तहत। तो हमारा जो काम होता है, जो भी ग्राहक के द्वारा शिकायत की गई हो, कोई भी उनकी तकलीफ हो, कोई भी उनके द्वारा कोई इशू मुद्दा उठाया गया है, तो उसको रिजॉल्व करना है, और उसको जो है रिजॉल्व करके तय समय सीमा में उनको जवाब देना है। तो यहाँ पर आपके पॉलिसी के कुछ कुछ कणिकाओं को हम यहाँ लेते हैं कि आपके जो रिजोल्यूशन होते हैं कंप्लेंट के लिए, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रांच मैनेजर।
ब्रांच मैनेजर जो है, कंप्लेंट उनको रिसीव हुआ तो उनके रिजोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर वो कस्टमर सर्विस से जुड़ा है शाखा में। तो अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें रीजनल ऑफिस के द्वारा उसका रिजोल्यूशन हो या हेड ऑफिस के द्वारा रिजोल्यूशन हो तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स होते हैं वो ब्रांच में ही रिजॉल्व होने हैं। आप देखिए, शिकायत अगर एचओ में भी करेंगे तो वो ब्रांच से ही रिजॉल्व होने हैं, क्योंकि उनके शिकायत की जो जड़ होती है ना, जड़, जो अंदरूनी जड़ है ना, वो कहाँ से शुरू हुआ? वो वरुण जी के शाखा से शुरू हुआ है ना। तो इसीलिए शिकायत जो है शाखा को भेजी जाती है, क्योंकि अगर आप कस्टमर को सही से ट्रीट करते हैं, सही से उनको समझाते हैं, उनको आशा भी देते हैं, तो अपनी शिकायत वापस लेता है। सो ब्रांच मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट। जितनी भी कंप्लेंट शाखा में प्राप्त हुई हैं उनको इंश्योर करना होता है कि तय समय सीमा में ये रिजॉल्व हो जाएं और क्लोज हो जाएं। अब इसके लिए जो है एक स्ट्रक्चर बनाया गया है कि अगर ब्रांच मैनेजर चाहे कि अगर उसको लगता है कि ये यहाँ पर रिजॉल्व नहीं होगा तो वो एक्सलेट करेगा रीजनल ऑफिस या उनसे गाइडेंस मांगेगा। और अगर और भी ज़्यादा है, अगर सही नहीं कर पा रहे हैं तो एचओ में लेगा, नोडल ऑफिसर के संज्ञान में लाएगा। लेकिन इसको जल्दी से एक्सलेट करना है, क्योंकि उनका ये टाइम बाउंडिंग एक समय सीमा होता है। कोई भी कंप्लेंट अगर आपको शाखा में मिलती है और उसका जवाब आप नहीं दे पाते हैं, या जवाब देते हैं और ग्राहक संतुष्ट नहीं होता है, तो वो उसके कितने दिनों के बाद ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन पर जा सकता है? जरा चैट बॉक्स में टाइप करिए, जो बार बार सवाल पूछता है। अगर कोई शिकायत शाखा में प्राप्त होती है और शाखा प्रबंधक द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है, तो कितने दिनों में ओम्बुड्समैन में शिकायत किया जा सकता है नए इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन ये स्कीम के तहत? और कितने समय के अंदर शिकायत किया जा सकता है? नारायण जी कह रहे हैं कि 30 दिन का समय होता है शाखा में। बहुत बढ़िया, 30 दिन का समय होता है शाखा में कि भाई शिकायत मिली तो 30 दिन के अंदर इसका जवाब दे दें। अगर 30 दिन के अंदर जवाब नहीं दिए तो वो ओम्बुड्समैन जा सकते हैं। और ओम्बुड्समैन जाने के लिए कितना समय है उनके पास? ओम्बुड्समैन जाने के लिए कितना समय? मान लीजिए आज शिकायत दिया और आपने 30 दिन के अंदर जवाब दे दिया, तो आप जवाब से या तो संतुष्ट हो जाए या तो संतुष्ट ना हो, रिजॉल्व हो जाए या तो रिजॉल्व ना हो। लेकिन अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो वो कितने समय के अंदर वो जा सकता है ओम्बुड्समैन? तो विद इन 1 ईयर। आपने जवाब दे दिया, आज शिकायत आई, कल जवाब दे दिया, जवाब से संतुष्ट नहीं है तो कल से लेके 1 साल के अंदर वो ओम्बुड्समैन में जा सकता है। अगर शिकायत मिली आज और आपने जवाब नहीं दिया तो उसको 13 महीना मिल जाता है, क्योंकि 1 महीना ये आपका, 1 महीना तो आपके पास समय है। लेकिन आज शिकायत मिली, कल जवाब दे दिए, कल असंतुष्ट हो गया तो कल से वो 1 साल। और अगर जवाब नहीं दिए तो 1 साल प्लस 1 महीना। तो अभी जो नया ओम्बुड्समैन आया उसको द इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम्स कहते हैं 2021। यहाँ पर आपके सर्कुलर में पुराना कोट किया गया है, इसको जरा आप इग्नोर कर लीजिएगा, क्योंकि बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 अभी मर्ज हो गया है। जहां भी ओम्बुड्समैन की योजना आएगी उसको आप इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 पढ़ा करिए। और ये क्लॉज भी चेंज हो गया है, अभी सारे क्लासेस जो हैं एज पर द न्यू इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम हो गया है। पॉलिसी में ये पुराना रखा हुआ है, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कर लेते हैं। अब अगला जो आपकी इसमें इम्पोर्टेंट है ये है कि जब भी कोई शिकायत मिलती है तो इनकी हायरार्की है कि ब्रांच में, मतलब ये अपेक्षा रहती है कि भाई कोई ग्राहक है वो शिकायत करना चाहता है तो सीधे वहां मत चला, आरबीआई न जाए, चला जाए, पूरे सीधे आरबीआई नहीं चला जाए, पहले मौका तो दीजिए ना। हमारे ये वरुण तिवारी जी है ना, कौन सा बैंक से है वरुण जी आप? हम्म, वरुण तिवारी जी हैं या ये शायद आर्यव्रत बैंक के ही होंगे, है ना। तो ये उनसे अपेक्षा की जाती है कि पहले उनको जो है मौका दिया जाए ब्रांच मैनेजर को कि भाई ये सॉल्व कर दो। अगर वो सॉल्व कर दिया तो ठीक बात है, नहीं तो एक्सीलेट होगा रीजनल मैनेजर को, हेड ऑफिस को, फिर उसके बाद जो है इंटरनल ओम्बुड्समैन। इंटरनल ओम्बुड्समैन जो आरबीआई के दिशा निर्देश के द्वारा रखा गया है कि अगर कोई भी समस्या, अगर कोई भी इशू रिजेक्ट करते हैं आप, तो
आपको इंटरनल ओम्बुड्समैन से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तब जाके उनको जो है आप रिप्लाई दीजिए कि आपने एक दावा किया था, हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए इंटरनल ओम्बुड्समैन रखा गया है। तो इंटरनल ओम्बुड्समैन की जरूरत कब पड़ेगी? इंटरनल ओम्बुड्समैन की जरूरत पड़ेगी बैंक में अगर कोई शिकायत है और उस शिकायत या कोई क्लेम है, कोई दावा है, उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरनल ओम्बुड्समैन की आपको एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, स्वीकृति चाहिए होती है। और फिर उसके बाद बैंक में शिकायत का निराकरण नहीं होने पर या बैंक के निराकरण से संतुष्ट न होने पर वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन जा सकते हैं। अब बैंकिंग ओम्बुड्समैन नहीं रहा, अब हो गया इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन। इसका ऑफिस सीआरपीसी चंडीगढ़ में है। अब देखिए, पहला स्टेज है। पहला स्टेज ये कहा गया है कि अगर शिकायत शाखा प्रबंधक शाखा में मिलती है तो उसका टाइम फ्रेम दिया है 7 डेज। जो एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं कि अगर कोई शिकायत शाखा में मिलती है तो उसका निपटारा कितने दिनों में हो जाना चाहिए, तो 7 दिनों में हो जाना चाहिए। ठीक है। और मैं तो कहता हूँ 5 दिनों में हो जाना चाहिए, क्योंकि 5 डे वर्किंग का चल रहा है, तो आप मान के चलिए 5 दिनों में कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर टाइम फ्रेम दिया है 7 डेज। हालांकि एग्जामिनेशन में अगर 5 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। एग्जामिनेशन में आपको 7 ही लिखना पड़ेगा कि अगर कोई शिकायत शाखा में प्राप्त होती है तो शिकायत का निवारण कितने दिनों में होना चाहिए। तो शिकायत का निवारण जो है शिकायत मिलने के 7 दिनों के अंदर हो जाने चाहिए। और शाखाओं को वो जो भी शिकायत मिली है उनका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए और मंथली बेसिस पर उसका जो डिटेल है वो रीजनल ऑफिस को भेजनी चाहिए। कोई साथी जरा माइक ऑन करके बोल पाएंगे कि अगर कोई शिकायत, हिमांशु रंजन जी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हम्म। नहीं पहुंच रही? तो कोई, हाँ जी। झमन सिंह जी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? कोई बात ही नहीं करता हमसे। हाँ। वाह, वरुण तिवारी जी आवाज़ पहुंच रही है? यस सर। अरे वाह। आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। अरे अरे, वाह, ये भी ना जी अच्छा सर। लगता है आप लोग। मैं ही बोलता रहूंगा तो अच्छा नहीं लगता। आप लोग बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मैं बोलता हूँ तो जैसे आप लोग को अच्छा लगता है वैसे आप लोग बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ वरुण जी, अगर आपकी शाखा में कोई शिकायत प्राप्त हुई तो उसको पावती देते हैं? पावती, एक्नॉलेजमेंट देते हैं? सब देते हैं। देते हैं। तो पॉलिसी के हिसाब से क्या कहा गया है, कितने दिनों के अंदर एक्नॉलेजमेंट देना है? ये सवाल आया था अभी। अगर कोई शिकायत आपकी शाखा में मिलता है तो कितने दिनों के अंदर उनको पावती दे सकते हैं? हम्म। है सर कुछ? क्लियर नहीं है। 3 डेज सर। हाँ जी। 3 days सर। 3 डेज। 3 डेज। 3 डेज है ना? क्यों? क्योंकि भाई कुछ भी तो लिख के दे सकता है ना वरुण जी, कुछ भी दे सकता है। तो आप कुछ भी लेते रहोगे क्या पावती? ना, तो आप उसको संज्ञान में लेने के लिए थोड़ा सा प्राइमरीली वो करोगे ना, तो इसीलिए वो समय दिया गया है। तो वो शिकायत आपकी सेवाओं से संबंधित है, किससे संबंधित है, उसका रिड्रेस करना जरूरी है कि नहीं है, हमारे परव्यू में आता है कि नहीं आता है। तो ये जानने के लिए समय रहता है। जब अब लगता है कि हाँ भाई ये हमारे बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड है, इससे कस्टमर सेवा बाधित हो रही है या उसको नुकसान हो रहा है, तब हम एक्नॉलेजमेंट देते हैं और उनको निवेदन करते हैं कि सर हम तय समय सीमा में जल्दी इसको शीघ्रता से निवारण कर देंगे। तो एक तो सवाल आपको ये याद हो गया कि 3 दिन के अंदर जो है एक्नॉलेजमेंट देना है। दूसरा ये याद आ गया कि ब्रांच में अगर कोई शिकायत मिले तो 7 दिन के अंदर निपटारा हो जाना चाहिए, रिजॉल्व हो जाना चाहिए या जवाब दे देना चाहिए। इसको बोलते हैं रिडेशियल होना चाहिए, रिजॉल्व होना चाहिए, तो या रिप्लाई होना चाहिए। दूसरा ये बात कही गई है कि जो शिकायत जिस भाषा में किया है उसी भाषा में, मान लीजिए हिंदी में शिकायत किया तो आप उसको अंग्रेजी में मत लिखिए, जवाब हिंदी में लिखिए, नहीं तो जवाब नहीं माना जाएगा, ये कहा गया। सेकंड लेवल है, अगर रीजनल ऑफिस में शिकायत मिलता है तो अगर डायरेक्टली कोई शिकायत रीजनल ऑफिस में मिला तो उनको 14 डेज। तो यही स्क्रीन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शाखा में शिकायत मिला 7 दिन के अंदर निवारण हो जाना चाहिए, टाइम फ्रेम। रीजनल ऑफिस में डायरेक्टली मिला तो 14 डेज। और अगर एचओ ने रिफर किया, ब्रांच ने रिफर किया तो 7 दिन।
तो ये याद रखिए, अगर डायरेक्टली कोई रीजनल ऑफिस में शिकायत मिला तो उनको 14 दिन समय मिलेगा इसको पूरा करने के लिए। और अगर कोई ब्रांच में शिकायत मिली और ब्रांच ने फॉरवर्ड किया आरओ में, तो फिर रिफर किया तो 7 दिनों के अंदर हो जाने चाहिए। ये भी जो बात कही गई है कि जो भी कंप्लेंट आएंगे उसका रिकॉर्ड रखना है। तो जरा वरुण जी बताइए, आपके यहाँ शिकायत पेटी होता है, शिकायत पुस्तिका सर होती है। होती है, रजिस्टर होता है ना, छुपा के रखते हैं जिसको कौन ही बताया है ना, जाएगा तो लिख देगा। क्यों छुपा के रखते हैं उसको? बाहर रखा करिए। आप सोचो, आपकी ब्रांच में नाबार्ड का इंस्पेक्शन हुआ और वरुण जी से बोला, अरुण जी शिकायत पुस्तिका है? हाँ बोले है सर। वो अंदर नीचे कहीं दराज वराज से निकाला, उसमें किसी का भी एंट्री नहीं है। तो होगा क्या? होगा वुडन के बॉक्स में तो शिकायत तो पेटी होता है ना, शिकायत पेटी होता है वुडन के बॉक्स में। लेकिन हम वरुण जी की बात कर रहे हैं उस शिकायत रजिस्टर जिसमें ग्राहक आके शिकायत लिखेगा या कौन शिकायत किया क्या रिजल्व हो। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ब्रांच ने शिकायतों को नोट ही नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, और आपको भी पेनल्टी भी हो सकता है। जब मैं ये कह रहा हूं कि वो शिकायत पुस्तिका भरी होनी चाहिए। आप जाने अनजाने कितने भी शिकायत जो है आते हैं सबको सुलझा देते हैं, सब सुलझा देते हैं। कोई आए ना वरुण जी के पास तो वरुण जी बोलेंगे यार चाय पीजिए मालिक, अभी बना देता हूँ ना, ये शिकायत है सुधार देता हूँ, इंटरेस्ट सही होगा। करते हो कि नहीं? तो उसको ना उनसे लिखा लीजिए कि यार शिकायत, तो उससे क्या होगा, आपका अच्छा लगेगा। कोई इंस्पेक्शन आएगा ना, देखिए इनके पास शिकायत आया और शिकायत का निवारण कर दिया, साथ ही उनके साइन भी ले लिए, ग्राहक ने लिख दिया कि वरुण जी के पास मैं गया था, मेरी शिकायत निवारण हो गया और वो बहुत अच्छे हैं सर, सुधार है, रैंकिंग भी अच्छा दे दिया, 10 नंबर देता हूँ सर इनके ग्राहक संबंधित सेवाओं को सुधार करने के लिए या सुलझाने के लिए। तो ये मेंटेन करना है। अब वरुण जी से हम सवाल पूछते हैं, वरुण जी पॉलिसी में ऐसी क्या बात कही गई है कि कौन से कंप्लेंट को रजिस्टर में रिकॉर्ड करके मेंटेन करना है और मंथली बेसिस पर उनके डिटेल्स भेजने हैं? ऐसे कंप्लेंट जिनको आपको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, ये आरबीआई की गाइडलाइन है, बताइए जरा। कोई साथी जानता है? हम्म। तो मैं बता देता हूं, अगर कोई शिकायत शाखा में मिली और उस शिकायत का निवारण 24 घंटे में हो जाता है, 24 आवर्स में रिजॉल्व हो जाता है, तो उसका रिकॉर्ड नहीं रखने की जरूरत है। अगर कोई शिकायत 24 आवर्स में रिजॉल्व हो जाता है तो उसका रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शिकायत 24 आवर्स के बाद होता है तो उसका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। आरबीआई किसी भी समय मांग सकता है, और अभी आरबीआई तो सैंपल बेसिस पे वो शिकायत की कॉपी मांगता है, उसका रेजोल्यूशन की कॉपी मांगता है और क्रॉस चेक भी करता है। ये है आपकी ग्राहक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके कंप्लायंस। तो आप इसको याद रख लीजिए, 24 आवर्स के अंदर शिकायत रिजॉल्व हो गया तो आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं। 24 आवर के बाद रिजॉल्व होता है तो रिकॉर्ड रखिए, और जब भी आरबीआई मांगेगा आपको देना पड़ेगा। तो ब्रांच में शिकायत मिलती है, 7 दिन का समय है रिजॉल्व करने के लिए। रीजनल ऑफिस में डायरेक्टली शिकायत मिलता है, 14 दिन में रिजॉल्व करने का समय है। अगर रीजनल ऑफिस में कहीं से फॉरवर्ड होके आता है तो 7 दिन का समय है। अब एचओ का जो कंप्लेंट है, अगर एचओ के पास है तो उसको भी हम देखेंगे। लेकिन एक बात और कही गई है कि मान लीजिए कोई मेल प्रैक्टिस स्टाफ के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो फिर 14 दिन का, और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, कोई मैटर फॉरवर्ड हुआ है तो 7 दिन। जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन होगा वहाँ हायर टाइम लगेगा। चलिए, अब अगर हेड ऑफिस में कोई शिकायत डायरेक्टली मिलता है तो 14 डेज मिल लगेगा। कितना लगेगा? 14 डेज। तो आप इन 3 स्टेज को याद रखिए। शाखा में शिकायत है तो उसका टाइमिंग है 7 दिन, आरओ में 14 डेज, एचओ में 14 डेज। अगर आरओ में कहीं से फॉरवर्ड होके आता है ब्रांच या एचओ से तो वहाँ पर 7 डेज। लेकिन अगर कोई स्टाफ के खिलाफ मेल प्रैक्टिस का एलिगेशन लगा है तो इन्वेस्टिगेशन लगेगा, इसलिए वहाँ पर 14 डेज। अब आता है ओम्बुड्समैन। जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं, इंटरनल ओम्बुड्समैन क्या होता है? अगर कोई शिकायत आपके यहाँ रिसीव हुआ तो रिसीव होने के 1 महीने के अंदर इंटरनल ओम्बुड्समैन के पास चला जाना चाहिए। इंटरनल ओम्बुड्समैन के पास इसलिए जाता है क्योंकि उस शिकायत का आप जो है
कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है या उस शिकायत का निवारण आप रिजेक्ट कर रहे हैं, उसकी बात को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो इंटरनल ओम्बुड्समैन के पास जाता है। इंटरनल ओम्बुड्समैन शाखा द्वारा की गई कार्रवाई से एग्री कर देते हैं कि आपने जो ग्राहक को जवाब दिया हम उसको सही मानते हैं, या आपने जो रिजेक्ट करे सही मान रहे हैं, तो ग्राहक को फिर वो रिड्रेस हो जाता है। तो इसलिए ये इसका जो समय 1 मंथ, तो शाखा स्तर पर कोई शिकायत आता है तो 7 दिन, क्षेत्रीय कार्यालय में 14 दिन, एचओ में 14 दिन, और इंटरनल ओम्बुड्समैन के पास 1 मंथ, मतलब 1 महीने का समय है। और 1 महीने के बाद अगर शिकायत नहीं हुआ तो ओम्बुड्समैन जाते हैं, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन। यहाँ पर जो आरबीआई कानपुर का ऑफिस दिया है वो उत्तर प्रदेश के हिसाब से दिया गया है, लेकिन आज ये ऐसा नहीं है। आज है वन नेशन वन ओम्बुड्समैन, सीआरपीसी चंडीगढ़। अगर कोई शिकायत शाखा में मिलती है और 30 दिनों के अंदर निरुत्तर हो जाता है, जवाब नहीं दिया जाता है या रिजॉल्व नहीं किया जाता है, तो वो ओम्बुड्समैन जा सकते हैं 1 साल के अंदर। अगर शाखा में कोई शिकायत मिलती है और शाखा का जवाब मिल जाता है ग्राहक को और जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, तो जवाब मिलने से 1 साल के अंदर ओम्बुड्समैन जा सकते हैं सीआरपीसी चंडीगढ़। शाखा में भी जब आप काम करते हैं तो एक बोर्ड लगा होता है कि अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप लोकपाल में कर सकते हैं, तो वहां पर एड्रेस चंडीगढ़ का लिखिए, क्योंकि चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पर वन नेशन वन ओम्बुड्समैन एकमात्र जो है। ये जमीन गा रही है, रेट्रो लव सॉन्ग्स नाउ प्लेइंग। ओके, तो जो शाखा में जो बोर्ड रहता है वहां पर एक रखिए कि वहां पर शिकायत अगर आपकी है तो आप इसको भेज सकते हैं, किसको? सीआरपीसी चंडीगढ़, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद वो ऑटो एक्सलेट हो जाता है। हो सकता है आरबी कानपुर चला जाए, भोपाल चला जाए, और अलग अलग जगह चला जाए, 22 जगह ऐसे ऑफिस हैं। तो यहाँ पर 30 डेज, तो ये आपका कंप्लेंट ग्रीवेंसेस के लिए है। और जो आखिरी चीज है कि ये जो पॉलिसी है हर साल रिव्यू की जाती है। तो आशा करता हूँ कि आज के सेशन में आपको एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं मिली होंगी। पूरे सेशंस को समराइज कर देते हैं कि आर्यव्रत बैंक 1 अप्रैल 2019 को अस्तित्व में आया, और इसके एक प्रधान कार्यालय 22 क्षेत्रीय कार्यालय 26 जिलों में सर्विस देते हुए 1367 शाखाओं के माध्यम से 7391 स्टाफ सदस्य मिलकर जो है 58,154 करोड़ का कारोबार करते हैं, जिसमें 33,689 करोड़ डिपॉजिट है, 24,465 करोड़ एडवांसेस है। सीडी रेशियो आपका 72% है, कासा परसेंटेज 72% है। आपका प्रॉफिट जो है 75.66 करोड़ है। आपका नेट एनपीए जो है 6.07% है, ग्रॉस एनपीए 8.93% है, और आपका जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है 34.17 परसेंटेज है। तो इतनी सारी चीज़ें आप अगर याद रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। साथ ही साथ हमने आपके शिकायत निवारण पद्धति को भी पढ़ा, जिसमें अगर शाखा में शिकायत मिलती है तो वो 7 दिनों में रिजॉल्व हो जानी चाहिए। आरओ में मिलती है तो 14 दिन में रिजॉल्व हो जानी चाहिए। अगर आरओ में कहीं से फॉरवर्ड होके आती है तो सात सात दिन में हो जानी चाहिए। आरओ में डायरेक्ट मिलती है तो 14 दिन में हो जानी चाहिए। एचओ में कोई शिकायत मिलती है तो 14 दिन में होनी चाहिए। अगर कोई शिकायत ऐसी आरओ में मिलती है जिसमें स्टाफ का मेल प्रैक्टिसेस है, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो 14 दिन में होनी चाहिए। अगर इंटरनल ओम्बुड्समैन की बात करें तो विद इन 30 डेज के अंदर, 1 मंथ के अंदर उनके पास चला जाना चाहिए। और अगर 1 महीने के बाद भी अगर उसका जवाब नहीं हुआ, रिजोल्यूशन नहीं हुआ, तो वो आरबीआई के पास जा सकते हैं, सीआरपीसी चंडीगढ़। तो जहां भी यहाँ पर बैंकिंग ओम्बुड्समैन है उसको हटा दीजिएगा, वहां पर इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन यूज करेंगे। तो इंसान तब सफल होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। आपका जीवन है, आपके वैल्यूज हैं, आपका समय है, आपका साहस है, आपका उत्साह है, आपका पूरा जीवन जो है एक दर्पण है, जैसा आप चाहेंगे वैसा बनाएंगे। तो ऐसे ही बैंकर्स के पास बहुत कम समय होता है। सकारात्मक चीज़ों में जब समय मिले आप तैयारी करते रहिए। बहुत सारी चीज़ें लॉगिन सेक्शन में है। साथ ही साथ जो है मैं भी आप रेगुलर आने की कोशिश करूँगा। कई सेशंस जो हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें बदलती नहीं हैं, कुछ चीज़ें बदलती हैं। तो जो बदलती हैं
उनके लिए मैं ज़रूर आऊँगा और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको आपको साझा करते रहूँगा। तो जीवन आपका अद्भुत है। सही मार्गदर्शन, परिश्रम, उत्साह और धैर्य, साथ ही साथ क्या पढ़ना है क्या लिखना है उसके लिए सही निर्णय, अगर ये चीज़ें रहे और एक आशा आपके पास है तो आप सफलता आपकी जरूर सुनिश्चित होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद को बदलना शुरू कर दिए हैं। पहले पढ़ते नहीं थे, अब देर रात को पढ़ते हैं मेरे साथ। तो इस तरह की आदत हम बनाएंगे कि अगर खुद को रात भर जगने की और औरों को जगाने की आदत हो जाए, मज़ा आ जाए। अगर आपको अपनी सफलता से मोहब्बत हो जाए तो आपको अपने आप से मोहब्बत करिए, अपनी सफलता से मोहब्बत करिए, और इस आशा के साथ कि जो ज्ञान हासिल कर रहे हैं न केवल एग्जामिनेशन में पास होंगे बल्कि बैंक में भी उसको ठीक करेंगे। तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताते रहता हूँ। जैसे मैंने बताया कि शाखा में जाएंगे तो बोर्ड जो है आपको ऐसा इस तरीके से बोर्ड आप लगा दीजिएगा जिसमें सीआरपीसी है, वो कर लीजिएगा। कासा परसेंटेज निकाले हैं, कासा परसेंटेज एक बार बैलेंस शीट जो है आपका स्टैंड अलोन बैलेंस शीट से नहीं, एक समरी पेज है उससे देख लीजिएगा। कासा परसेंटेज आप भी निकाल सकते हैं। वो जो आप 69 कुछ निकाल रहे हैं वो उसमें देख लीजिएगा बैंक का डिपॉजिट, सॉरी दूसरे बैंकों का डिपॉजिट तो नहीं है, इसलिए आप अपने जो ऑडिटेड चीज़ें निकाली गई हैं उनसे देख लीजिएगा। तो आप सभी साथी ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, इसी तरह सीखते रहेंगे, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और हर सफलता में जीतते रहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए फिर मुलाकात करेंगे इस वादे के साथ। आज के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।